गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन संविधान सभा पर अपनी चर्चा जारी है। तो हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र का ये गजब का नवाचार है, और इस नवाचार के यज्ञ में यूट्यूब और जूम के जो साथी रोजाना सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये जो आहुति देते हैं, उसके लिए उनका साधुवाद। 1 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर आज हम चर्चा करेंगे 1 दिसंबर 2023 को। आज मैंने पहली स्लाइड जो है वो ये रखी है ताकि आप भूल ना जाए कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि आप लंबे समय से देख रहे हैं कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष HC मुखर्जी साहब अध्यक्षता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार मैं बता दूं, भारतीय संविधान सभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको दिखाई दे रहे हैं, उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सचिव के रूप में HVR अयंगर साहब है। इसके अलावा आप देखेंगे संयुक्त सचिव SN मुखर्जी है, उप सचिव जुगल किशोर खन्ना जी है, अवर सचिव KV पद्मनाभन है, और मार्शल, कल चर्चा की थी हमने मार्शल के बारे में, मार्शल सूबेदार मेजर हरबंस राय जैदका साहब है। तो ये आप भूलिएगा नहीं, इसी वजह से इस स्क्रीन पर आपको ये दिखाया गया। ये उस दिन 1 दिसंबर 1948 को वार बुधवार है। भारतीय संविधान सभा की जो सरकारी रिपोर्ट है आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और आपको दोस्तों पहले से बता देता हूं, अगर आपने भारत के संविधान का अनुच्छेद 19, जो वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 19 है, वो अगर बहुत ढंग से देख रखा है तो बड़ा आपको आनंद आने वाला है। अनुच्छेद 19 में जिस प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख आज है, और जो मसौदा संविधान जब आ रहा है उस समय जिन स्वतंत्रता का उल्लेख है उसमें थोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। आप जानते हैं, खासकर मेरे यूट्यूब वाले साथियों बड़ा ढंग से सुन लेना, अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 19 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6 में उन बातों का उल्लेख है जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आज हम इन सारे आधारों पर बात करेंगे। जो थोड़ा बहुत संविधान में रुचि रखते हैं उनके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक शब्द आएगा निर्बंधन, यानी सीमाएं, एक शब्द आएगा तर्कपूर्ण निर्बंधन। आज इन सारे शब्दों पर चर्चा की जाएगी, और चर्चा से पहले ही आपको बता देता हूं कि भारत के संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं है। आज भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग माना जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान सभा में आज एक ऐसे मेंबर आएंगे जो कहेंगे कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख भी संविधान में कीजिए। कौन कहेंगे, कौन इस संदर्भ में प्रस्ताव रखेंगे, इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। तो यूट्यूब वालों और तुम झूम वालों, आज बहुत ढंग से देख लेना किस प्रकार की चर्चा आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 जरा देखिएगा क्या है। HV कामत साहब आ रहे हैं, हरि विष्णु कामत साहब मध्य प्रांत से। श्रीमान, आज का कार्य आरंभ होने से पूर्व क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरे विद्वान मित्र श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को, जिनसे प्राय अपने अवस्था जन्य अनुभव के आधार पर परामर्श देने के लिए कहा गया, सभा के मध्य में कोई ऐसा स्थान दिया जाए जहां से वो नजर आ सके। एक्चुअली में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कई ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि सभा की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय उस अनुच्छेद जो कल अधूरा रह गया था, कौन सा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आज का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18, जो उपाधियों के अंत की बात कर रहा है, उस अनुच्छेद पर वापस चर्चा की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमने अनुच्छेद 12 पर विचार विमर्श समाप्त कर दिया था और डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर भी दे दिया था। मुझे खेद है कि मैं उन सदस्यों की इच्छा पूरी नहीं कर सकता जो उस पर फिर वापस विचार विमर्श करना चाहते हैं। अब मैं संशोधनों पर वोटिंग करवा लेता हूं, मत ले लेता हूं। कल जो संशोधन रखे गए उसके ऊपर वोटिंग करवाई जा रही है और कई सारे शब्द जोड़े जा रहे हैं, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 13, मसौदा संविधान का अनुच्छेद 13। आजकल हमें इसे अनुच्छेद 19 के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 13 पर चर्चा प्रारंभ होने जा रही है, बहुत ढंग से इस चर्चा को सुन लेना। श्री दामोदर स्वरूप सेठ साहब आ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, संयुक्त प्रांत से है, वो क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 13 के स्थान में निम्न बातें रखी जाए। अनुच्छेद 13 जो मसौदा संविधान के अंतर्गत है उसमें निम्न बातें रखी जाए।
कौन कह रहे हैं? दामोदर स्वरूप सेठ, जो संयुक्त प्रांत से आते हैं। वो क्या कहते हैं? कुछ बातें अंग्रेजी में आपको दिखाई दे रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज भी उल्लेखित है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इस बात का उल्लेख किया था दामोदर स्वरूप सेठ ने, वो भी 1 दिसंबर 1948 को। अभी हिंदी में भी पढ़कर बताऊंगा आपको किस तरह से यह प्रस्ताव रखा जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 13 के बाद में आप अनुच्छेद 13 एक रख लीजिए, ए रख लीजिए, उसमें हो लोक व्यवस्था तथा लोकसेल के अधीन नागरिकों को निम्न अधिकारों की प्रत्याभूति यानी गारंटी दी जाती है। नंबर 1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख किया था दामोदर स्वरूप सेठ ने 1 दिसंबर 1948 को संविधान सभा के 7वें सत्र में। बड़ा याद रखिएगा। इसके बाद में संघ बनाने की स्वतंत्रता आज भी उल्लेखित है। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आज भी उल्लेखित है। डाक, तार और दूरभाष के संचार की गोपनीयता। आजकल हम लोग राइट टू प्राइवेसी की बहुत सारी बात करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी गोपनीयता को बनाए रखने का अधिकार है। हम ऐसी कई सारी बातें करते हैं। ये देख लीजिए, यह कह रहे हैं डाक, तार और संभाष संसार की गोपनीयता, यानी हम जो भी डाक भेजते हैं, जो भी तार भेजते हैं, उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। इस प्रकार की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं गणराज्य के समस्त नागरिकों को गणराज्य में स्वतंत्र अबाध पर्यटन का अधिकार होगा, घूमने फिरने का अधिकार होगा, आज भी संविधान में लिखा हुआ है। इसके बाद में वो अपना भाषण दे रहे हैं। श्रीमान अनुच्छेद 13 की वर्तमान शब्दावली बड़ी बेढंगी है, ऐसा वो कह रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा यूट्यूब और जूम वालों, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान मेरे विचार से इसके विरुद्ध यह तर्क उपस्थित किया जाएगा कि यह स्वतंत्रता खंड 1 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। दामोदर स्वरूप सेठ साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे भाई एसी करना, गर्मी लग रही है ना, एसी। दामोदर स्वरूप सेठ साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आप ये कहेंगे कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं परंतु श्रीमान मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान युग समाचार पत्रों का युग है और समाचार पत्र उत्तरोत्तर प्रबल होते जा रहे हैं, इसलिए उचित तो ये होगा कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का पृथक रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। दामोदर स्वरूप सेठ साहब ऐसी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं और बिल्कुल इसके पीछे वो एक लंबा इतिहास बताते हैं कि देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी तो हमने किस प्रकार से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में संघर्ष किया, तो इसलिए आप क्यों ना इसे एक अलग स्वतंत्रता के रूप में उल्लेखित कर देते हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। क्या मैं ये मान लूं कि 441वां संशोधन उपस्थित नहीं किया जाएगा? मैं किसी भी प्रकार के वाद विवाद की आज्ञा नहीं देता, परंतु मैं उस पर मत लूंगा। क्या मैं ये मान लूं कि संशोधनकर्ता इसे उपस्थित नहीं करना चाहते? इसके बाद में उसको उपस्थित नहीं किया गया। इसके बाद में मिहिर लाल चट्टोपाध्याय जो कि पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान मैं उपस्थित करता हूं। क्या उपस्थित करता हूं? इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ये शब्द निकाल दिया जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी भी किसी अधिकार का उल्लेख किया गया तो कोई न कोई कंडीशन हमारे उन अधिकारों में उल्लेखित मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 25 आज का, अनुच्छेद 26 आज का, अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसका प्रोपेगेशन करने का हम सबको अधिकार है। लेकिन आप देखेंगे वहां 3 प्रकार की कंडीशन आपको दिखाई देगी। लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं होना चाहिए, मॉरलिटी यानी सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए और हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए। देयर आर 3 कंडीशंस, आप देखेंगे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो शब्दावली है स्वतंत्रताओं पर इन बातों के अधीन रहते हुए इस प्रकार की शब्दावली हटा दी जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, वो कह रहे हैं, नजरुद्दीन जी अहमद साहब जानते हैं ना, प्रोफेसर केटी शाह, यूट्यूब वाले बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रोफेसर केटी शाह, एचवी कामत साहब, के संतानम साहब, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, महावीर त्यागी जी, नजरुद्दीन जी अहमद साहब, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, अनंत श्यामनम अयंगर, ये बीजी खैर साहब,
के एम मुंशी जी, टी कृष्णमाचारी जी, वीटी कृष्णमाचारी जी, ये ऐसे लोग हैं संविधान सभा के, इसमें लिस्ट लंबी हो सकती है और भी, ये ऐसे लोग हैं जिनका संविधान के निर्माण में जबरदस्त योगदान था, जबरदस्त योगदान था। नजरुद्दीन जी अहमद साहब तो वे व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी बात मैंने कम से कम इसी मंच से 50 से ज्यादा बार बोली है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, HV कामत साहब, प्रोफेसर KT साहब, प्रोफेसर सिबन लाल सक्सेना जी, नजरुद्दीन जी अहमद साहब, ये नाम तो कभी भूलना ही नहीं है आपको। क्या कह रहे हैं? मेरा ये निवेदन है कि ये संशोधन मसौदे में सुधार करने के संदर्भ में है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा वो बोल ही रहे होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि आप चट्टोपाध्याय जी को बोलने दीजिए, चट्टोपाध्याय जी आप अपनी बात को रखते रहिए। वो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त चूंकि ये अनुच्छेद मूल अधिकारों के संदर्भ में है, इसलिए इसके आरंभ में इन अधिकारों की गणना होनी चाहिए और आरंभ में ही प्राधिक न होने चाहिए। प्रत्येक प्राधिक को यथाक्रम स्थान मिलना चाहिए, इसलिए मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं। नजरुद्दीन जी साहब कह रहे हैं ये कोई संशोधन शाब्दिक संशोधन है, इस प्रकार का परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अब आते हैं वापस प्रोफेसर KT साहा, जिनका नाम मैं बोल रहा हूं। प्रोफेसर KT साहा का नाम पुकारा जाता है। KT साहा बिहार से है। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। प्रोफेसर KT साहा कुछ बात कह रहे हैं, वो संशोधन रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 13 खंड 1 में द अदर प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, इन शब्दों के स्थान में, इसी ऑन करिए, इन शब्दों के स्थान में इस प्रकार के शब्द जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज देयर अंडर or in accord therewith at any time in force all citizens shall have and are guaranteed the right। ये कह रहे हैं इस संविधान और इसके अधीन बनाए हुए अथवा इससे सम्मत कानूनों को जो किसी समय प्रयुक्त हो अधीन रहते हुए सब नागरिकों को ये गारंटी दी जाती है। प्रोफेसर KT साह जिस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं वो है गारंटी। गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? दोस्तों आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब वाले बता दीजिए मुझे, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इवन जूम वाले तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि एक जने का फोटो दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, संविधान सभा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था, आलोचना करते हुए कहा था मूल अधिकारों की, कि मूल अधिकार जब देने की बात आई तो एक हाथ से मूल अधिकार दिए गए और जब लेने की बात आई तो दोनों हाथों से वापस ले लिए गए। ऐसा अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ये जो बात है प्रोफेसर KT साह उसे किस शब्दों में कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, इस संशोधन को उपस्थित करके मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि जिन स्वतंत्रताओं का इस अनुच्छेद में गणना की गई है उन्हें केवल इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार होना है और केवल इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन ही उनकी गारंटी दी जाने वाली है, तो इससे स्वतंत्रता के वचन अथवा आश्वासन मिलने के बजाय उसका अधिक अंश में निराकरण हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक खंड में मुख्य प्रावधान के बजाय अपवाद पर अधिक जोर दिया गया है। जब जब आप स्वतंत्रता का उल्लेख करते हो साथ साथ में उसके अपवाद डाल देते हो कि कौन कौन सी परिस्थिति में वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। फिर वो कह रहे हैं वास्तव में एक दाएं हाथ से कुछ दिया गया, एक दाएं हाथ से कुछ दिया गया, मेरा दायां हाथ ये है, एक दाएं हाथ से कुछ दिया गया, उसे 3 या 4 या 5 बाएं हाथों से छीन लिया गया। एक दायां हाथ से कुछ दिया गया और 3, 4, 5 बाएं हाथ से सब कुछ छीन लिया गया, ऐसा प्रोफेसर KT साह कह रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से यह अनुच्छेद निराकरण मूलक हो गया है। वो कह रहे हैं कि जितनी स्वतंत्रताओं, जितने अधिकारों का उल्लेख आप इस अनुच्छेद में कर रहे हैं, आप हर अधिकार और स्वतंत्रता के साथ साथ में उसके अपवाद लगा देते हैं। ऐसे लगता है कि एक हाथ से, एक दाएं हाथ से आपने कुछ दिया है और बाएं हाथ एक नहीं 3, 4, 5 बाएं हाथ से आपने सब कुछ ले लिया है, ऐसा प्रोफेसर KT साह ने कहा था 1 दिसंबर 1948 को। भारतीय संविधान का वर्तमान का जो अनुच्छेद 19 है, जो कि उस समय का अनुच्छेद 13 है, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए कहा था। फिर देखिए आगे वो क्या कह रहा है। मेरा यह विश्वास है कि ना ये उद्देश्य था और ना ही ये अर्थ था जिन मसौदाकारों ने अन्य अनुच्छेदों को भी रखा है, उनका यह आशय अथवा उद्देश्य नहीं था कि यह अनुच्छेद निराकरण मूलक हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसको इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन करने के बजाय हमें इसे संविधान के प्रावधानों के अधीन करना चाहिए। आप इस अनुच्छेद को किसी के अधीन मत कीजिए, संविधान के अधीन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ऐसे प्रोफेसर KT साह कहना चाहते हैं।
फिर देखिए आगे क्या बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चाहे राज्य जीते या हारे, कम से कम जन साधारण को और देश के एक छोटे से वर्ग अर्थात वकीलों के वर्ग से हार खानी पड़ेगी। जिस प्रकार से आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, जिस प्रकार से आप उसके ऊपर अपवाद, जिस प्रकार से आप उसके ऊपर सीमाएं, जिस प्रकार से आप उसके ऊपर निर्बंधन लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि लोगों को वकीलों से हार का सामना करना पड़ेगा। फिर वो ये कह रहे हैं आगे, मेरा यह भी सुझाव है कि इन स्वतंत्रताओं की केवल गणना करके यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि यह नागरिकों को प्राप्त होगी। मैं ये चाहता हूं कि यह शब्द भी जोड़े जाए कि इस संविधान से इन स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाती है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर देने मात्र से कुछ नहीं होगा, आप ये भी लिखिए कि इन स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है। इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख कर दीजिए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं उपाध्यक्ष महोदय एच.सी. मुखर्जी साहब। वो क्या कह रहे हैं, संशोधन संख्या 417 और 418 का आशय एक समान है। मैं संशोधन संख्या 417 के उपस्थित किए जाने की आज्ञा दे सकता हूं। यह संशोधन मिस्टर लारी के नाम से है। अब देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष को बहुत सारा पावर दे दिया गया। अगर एक जैसे संशोधन है तो वो उन्हें एक साथ रखने की परमिशन दे सकते हैं। अगर शाब्दिक संशोधन है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाले संशोधन है, तो वो संशोधन रखने की परमिशन देने से इनकार भी कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं। ये बात भी होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। अब वो संशोधन संख्या 417 का नाम पुकार रहे हैं, नाम है Z.H. लारी साहब। क्या लारी साहब संशोधन रखेंगे? वो तो अगला पेज देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, शायद नहीं रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही लारी साहब का नाम बोला जाता है तो संविधान सभा के कुछ सदस्य कहते हैं संविधान सभा के कुछ सदस्य कहते हैं वे तो उपस्थित ही नहीं है, वे सभा में उपस्थित ही नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं तब संशोधन संख्या 418 उपस्थित की जाए। और 418 जो संशोधन संख्या है वो पता है किसके नाम है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा वाले यानी राजस्थान से, उनका नाम पुकारा गया, लेकिन उन्होंने संशोधन उपस्थित नहीं किया। तो ना तो 417 रखा गया और ना ही 418 रखा गया। आगे देखिए संशोधन संख्या 420, 421 और 424 का आशय एक ही है। उपाध्यक्ष महोदय के पास ये पावर है कि एक समान लगने वाले संशोधनों को वो क्लब कर लेते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सभा को उन पर एक साथ विचार करना चाहिए। मैं सुझाव करता हूं कि संशोधन संख्या 421 उपस्थित की जाए, जो कि प्रोफेसर केटी शाह के नाम है। आज संविधान सभा में आपको प्रोफेसर केटी शाह ही दिखाई देंगे, आज संविधान सभा में आपको एच.वी. कामत साहब भी दिखाई देंगे। खूब चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर केटी शाह संशोधन संख्या 421 उपस्थित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय मैं उपस्थित करता हूं कि क्या उपस्थित करता हूं, अनुच्छेद 13 के खंड 1 के उपखंड क में एक्सप्रेशन, हिंदी में होता है भाषण, ऐसा वो कह रहे हैं, जबकि हिंदी में होता है अभिव्यक्ति, शब्द के बाद ऑफ थॉट एंड वर्शिप, ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन, विचारों की अभिव्यक्ति और उपासना तथा समाचार पत्रों और प्रकाशन के शब्द भी जोड़े जाए। समाचार पत्र और उनके प्रकाशन की स्वतंत्रता शब्दावली जोड़ दी जाए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह आज कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इस संशोधन को उपस्थित करते हुए मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं ये देखकर चकित हो गया कि ये बातें छोड़ क्यों दी गई, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता वाली बात छोड़ क्यों दी गई। मैं नहीं जानता कि नागरिक स्वतंत्रता के ये महत्वपूर्ण अंश जानबूझकर छोड़े गए अथवा अनजाने में, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। खंड में केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। मेरी समझ में नहीं आता कि मसौदाकार के मस्तिष्क में किस प्रकार का भाषण की स्वतंत्रता थी, जबकि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पृथक से उल्लेख करते हैं। मेरे विचार से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कुछ एक साथ साथ चलती है। तो भाषण की स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लिखिए, इसको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं मेरे अनुसार तो ये दोनों साथ साथ चलती है। फिर वो कहते हैं एक्सप्रेशन शब्द बहुत अधिक व्यापक है। एक बात बताइए यूट्यूब वाले और दोनों बताइए जूम वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दोनों शब्द लिखे हुए हैं। अरे भाई बोलने की स्वतंत्रता है तो फिर एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत कहां है बताइए। बोलने की स्वतंत्रता जिसका तो उपयोग मैं कर रहा हूं,
आप बोलकर अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करो। लेकिन एक्सप्रेस शब्द बहुत व्यापक है, अभिव्यक्ति शब्द बहुत व्यापक है। मैं अपने विचारों को कार्टून बनाकर भी कर सकता हूं, मैं अपने विचारों को कोई चित्र बनाकर भी कर सकता हूं, मैं कोई कहानी लिखकर कर सकता हूं, मैं कोई नाटक करके कर सकता हूं, कोई नौटंकी करके कर सकता हूं, कोई फिल्म बनाकर कर सकता हूं। तो अभिव्यक्ति शब्द बहुत व्यापक है। फ्रीडम ऑफ द स्पीच थोड़ा बोलना, खाली बोलना ही तो है। लेकिन कोई मैंने पेंटिंग बना ली तो वो किस में आएगा? वो एक्सप्रेशन में आएगा। कोई कार्टून बना लिया तो वो किस में आएगा? वो एक्सप्रेशन में आएगा। उसी की बात कर रहे हैं केटी शाह। क्या कह रहे हैं? अभिव्यक्ति शब्द अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें देखिए जो मैं कह रहा हूं वही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें चित्र अथवा ऐसी कलाओं की अभिव्यक्ति भी शामिल है जिनका माध्यम केवल शब्द अथवा भाषण नहीं है। यदि ये माना जाए कि एक्सप्रेशन शब्द रखने के संदर्भ में यही व्याख्या की जा सकती है अथवा इसी प्रकार की पुष्टि की जा सकती है, तो फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि आराधना की स्वतंत्रता को छोड़ क्यों दिया गया। आराधना मतलब पूजा। मैं स्वयं कोई बहुत आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वास्तव में मैं आराधना अथवा प्रेम नहीं करता, परंतु मेरा यह विचार है कि अधिकांश लोग आराधना की आवश्यकता अनुभूत करते हैं और आराधना के उद्देश्य से कई कार्य करते हैं। यदि संविधान में स्पष्ट न किया गया कि इसकी भी स्वतंत्रता है, तो फिर इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। फिर आते हैं वो समाचार पत्रों पर। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में प्रोफेसर केटी शाह 1 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में क्या कहते हैं, जरा देखिएगा। हरमन भाई, बातें समझ में आ रही है? हाँ, अभी सुड़क सुड़क आप दूध पी रहे थे, चाय पी रहे थे, वो सुनाई दे रहा था मुझे। चलिए, समाचार पत्र और प्रकाशन की स्वतंत्रता के संबंध में भी यही तर्क उपस्थित किया जा सकता है। वास्तव में इससे भी बलशाली तर्क उपस्थित किया जा सकता है। इस सभी को विदित है कि सभी संविधानों के संदर्भ में और सभी देशों में जहां उदार संविधान प्रयुक्त है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत ही कटु वैधानिक संघर्ष हुआ है। बहुत त्याग और बलिदान के उपरांत ही उसकी प्राप्ति हुई है। उन देशों में अब यह प्राप्त हो चुका है और वो प्रतिष्ठित स्थान उसका हासिल है। कुछ देशों के लिखित संविधान नहीं है, तो वह वहां की प्रथाओं और न्यायालय के निर्णयों के अनुसार प्राप्त है। वो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि भाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख आप क्यों नहीं कर रहे? अनेक देशों में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में है, और यदि किसी देश का संविधान लिखित नहीं है तो वहां न्यायालय ने इस प्रकार की स्वतंत्रता को मान रखा है, तो उनके संविधान का भाग होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय पुकार रहे हैं संशोधन संख्या 420। इसी बीच में नजरुद्दीन जी अहमद साहब अपनी जगह से खड़े हुए बोलने के लिए। वो कह रहे हैं आप यहां आने का कष्ट ना करें, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या आप उपस्थित करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इस पर वोट लूंगा। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं श्रीमान मैं इस पर बोलना चाहता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप इस प्रकार से वाद विवाद के समय बोल सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि जब आपको अवसर मिले तभी आप बोलोगे। आपने मुझे निर्णय करने का अधिकार दिया, आप कृपा करके बैठ जाइए, मैं उसके ऊपर वोट लूंगा कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। नजरुद्दीन जी अहमद साहब। वैसे एक बात बताऊं, आज संविधान सभा में बड़ी तल्खी नजर आएगी। संविधान सभा के कुछ सदस्य थोड़े से क्रोधित भी नजर आएंगे। देखते हैं किन मुद्दों पर वो नाराज नजर आते हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मुझे ये अधिकार है कि मैं किसको बोलने दूं, किसको बोलने ना दूं। फिलहाल मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठ जाइए, और आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे मैं अभी वोट लेता हूं। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब, श्रीमान क्या ये वाद विवाद हुआ ही नहीं है क्या? इसी बीच में उपाध्यक्ष महोदय संशोधन संख्या 422 बोलते हैं, तो लक्ष्मण नारायण जी साहू मंच पर आते हैं बोलने के लिए, लेकिन नजरुद्दीन जी अहमद साहब बोलने लग जाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या करें, आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्या आप इसे फिर भी उपस्थित करना चाहते हैं? इसके बाद में लक्ष्मण नारायण जी साहू कह रहे हैं अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन वो संशोधन उपस्थित नहीं करते हैं। फिर 423 को आज्ञा ही नहीं दी गई। ये मैं सब बातें जानबूझ के बता रहा हूं आपको। 423 को आज्ञा नहीं दी गई, 421 को बोलने की परमिशन थी, रखा नहीं गया। इससे आपको संविधान सभा के संदर्भ में सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि संविधान सभा किस तरह से कार्यवाही करती थी। अब आते हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। उनका जैसे ही नाम पुकारा जाता है, 426 उनका संशोधन संख्या, वो कह रहा है कि मैं नहीं रखना चाहता, मेरा संशोधन किसी और में कवर हो जाता है।
तो उपाध्यक्ष महोदय आप क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो एक माननीय सदस्य कहते हैं जोर से बोलकर कि वे अपना संशोधन पेश ही नहीं करना चाहते। इसके बाद में 427 भी उपस्थित नहीं किया गया। 428, 429, 430 और 432 का आशय समान है, इसका मतलब एक साथ में रखा जाएगा, तो वो बोलते हैं 428। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब बोल रहे हैं, श्रीमान क्या मैं सभी संशोधन को उपस्थित करूं और उन सभी पर बोलूं? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे केवल संशोधन संख्या 428। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे क्या अन्य सभी पर वोट लिया जाएगा? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे यस, अवश्य लिया जाएगा। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब बोल रहे हैं, अपना संशोधन पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दी जाए, फॉर एनी लॉफुल पर्पज, किसी वैध कार्य के लिए ये शब्द जोड़ दिए जाए। इसके बाद वो बैठ जाते हैं। फिर के संतानम साहब मद्रास के, श्रीमान मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। वो कह रहे हैं कि ये जो कहना चाह रहे हैं इसकी तो बात डिटेल में रखी गई है। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब ये कह रहे हैं, श्रीमान मैं इस आपत्ति पर सावधानी से विचार किया और मैं ये बताना जा रहा था कि इस दृष्टिकोण से क्या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, इस कारण मैं संशोधन उपस्थित करने के लिए यहाँ आया हूं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे अरे आप बोलते जाइए, चिंता ना करें, आप तो बोले। फिर वो कह रहे हैं कि श्रीमान इस संशोधन द्वारा मैं केवल ये व्यक्त करना चाहता हूं कि लोगों को भाषण स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य में अबाध रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता और किसी भी स्थान में निवास करने की स्वतंत्रता इस प्रतिबंध के अधीन होनी चाहिए कि वह कानूनी उद्देश्य से हो। बड़े जबरदस्त बात नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने कही कि अगर आप कोई संगठन बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई संघ बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप कहीं घूमने फिरना चाहते हैं, अगर आप कहीं रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। कानून रूप से वैध होगी तो ही आपको इन स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए परमिशन होगी, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय संशोधन संख्या 438 और 443 का नाम पुकारते हैं, जो कि एच.वी. कामत साहब के नाम है। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय मैं ये उपस्थित करता हूं कि क्या उपस्थित करता हूं कि अनुच्छेद 13 के खंड 1 के उपखंड 6 के बाद निम्न शब्द जोड़ दिए जाए। क्या जोड़ दिया जाए? क्या शब्द जोड़ दिया जाए? शब्द ये जोड़ दिया जाए टू कीप एंड बियर आर्म्स। ओहो, स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता आ रही है, टू कीप एंड बियर आर्म्स, यानी हथियारों को रखने और धारण करने की स्वतंत्रता। लीजिए 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 लीजिए, हथियारों को रखने और उसको धारण करने की स्वतंत्रता जोड़ दीजिए। एच.वी. कामत साहब संशोधन लेकर आ रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता जोड़ लीजिए, ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? किसी वर्तमान कानून के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा राज्य के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाने में कोई बाधा नहीं होगी जिससे उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार पर पब्लिक ऑर्डर, शांति और अक्षोभ के हित में नियंत्रण लगे। वो कह रहे हैं हथियारों को रखने और धारण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है यदि कानून व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है। तो एच.वी. कामत साहब 1 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में एक संशोधन लेकर आते हैं जिसमें वर्तमान संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, जो कि उस समय का अनुच्छेद 13 है, उसके अंतर्गत एक स्वतंत्रता जुड़वाना चाहते हैं। नाम है उसका हथियार रखने की स्वतंत्रता, हथियार को धारण करने की स्वतंत्रता, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। कुछ मेरे मित्र, यूट्यूब वाले जो मेरे मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि सर इसमें सवाल क्या बनेगा? सवाल यही तो है कि संविधान सभा में किसने यह प्रस्ताव रखा था? तो एक भाई मेरे कह रहे हैं सर फिर तो सभी गन रखेंगे। गन रखो ना, गन रखो, तोप रखो, राफेल रखो, कुछ भी रखो, लेकिन इसे लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और वैसे बता दें आपको, ये स्वतंत्रता संविधान में उल्लेखित की नहीं गई। ये तो एच.वी. कामत साहब ने 1 दिसंबर 1948 को इस संदर्भ में संशोधन रखा था। तो यूट्यूब वालों, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा इसके पक्ष में तर्क क्या दे रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। श्रीमान आज इस सभा में संशोधन को उपस्थित करते हुए मैं कुछ गर्व का अनुभव कर रहा हूं। मुझे आशा है क्षमा होगी। इस पर विचार करते हुए मैं इससे पहले 100 वर्षों का कलुषित काल समाप्त हो जाएगा और इस संशोधन के विषय के महत्व को भी समझते हुए श्रीमान क्या मैं आपसे ये अपील कर सकता हूं कि मुझे समय के संदर्भ में कुछ छूट दी जाए। आज एच.वी. कामत साहब पूरे रंग में है
वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं पहले से आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे इस बार थोड़े समय के संदर्भ में छूट दी जाए। क्या कह रहे हैं वो? क्योंकि मैं इस समस्या को पूर्ण रूप से इस सभा के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर से अथवा मसूदा समिति की ओर से उत्तर दें, उनसे यह प्रार्थना कर सकता हूं कि वे जो कुछ इस सभा में कहा जाए उसे ध्यानपूर्वक सुने। कल हमने यह अनुभव किया कि दिन के समाप्त होते समय डॉक्टर अंबेडकर थके होने के कारण मेरे विचार से शीर्षक संबंधी वाद विवाद की ओर ध्यान नहीं दे सके, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे। उपाध्यक्ष क्या कह रहे? कल जो कुछ हुआ उसकी ओर संकेत करने की मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूं। कल क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, मैं उसकी ओर आप संकेत करेंगे, मैं इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। फिर एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं? संशोधन के संदर्भ में बोलने के पहले क्या मैं ये बता सकता हूं अनुच्छेद 13 में एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी गई है। मूल अधिकार संबंधी उप समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके सभापति सरदार पटेल थे। उन्होंने जो रिपोर्ट उपस्थित की थी उसका शीर्षक क्या था और वर्तमान में शीर्षक क्या है? आपने ये गलती कैसे करी? ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसका शीर्षक था स्वतंत्रता के अधिकार, और जो अभी हमारे सामने पेश किया गया उसका शीर्षक ये नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। श्रीमान, संशोधन को अब मैं उठाता हूं। हम में से जो लोग पिछले 30 वर्ष से अथवा अधिक समय से भारत में काम करता है, उन सभी का यह अनुभव है कि सभी लोगों को, उनके सभी वर्गों की ये मांग रही है। पहले तो ये पिछली शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने जो अपमानजनक शस्त्र संबंधी कानून बनाया था उसके विरोध में की गई थी, और इसके अतिरिक्त स्वरक्षा के अधिकार की प्रत्याभूति प्राप्त करने के लिए की गई थी। एचवी कामत साहब हथियार रखने की स्वतंत्रता की बात क्यों कर रहे हैं? एचवी कामत साहब ये कह रहे हैं कि हथियार रखने की स्वतंत्रता का उल्लेख इस वजह से होना चाहिए, हथियार रखने की स्वतंत्रता का उल्लेख इस वजह से होना चाहिए कि हम लगातार इसकी मांग कर रहे थे। हम लगातार ये मांग कर रहे थे, कांग्रेस भी इस संदर्भ में लगातार मांग कर रही थी, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए हमको यह अधिकार दिया जाना चाहिए, हमको यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कांग्रेस की भी ये लगातार मांग रही है, इस प्रकार की बात वो कह। कांग्रेस की जो मांग है, मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस की भी मांग है, कांग्रेस इसके लिए लगातार आंदोलन करती रही है, इसलिए हमें यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसी वो बात कह रहे हैं और इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इस संशोधन के संदर्भ में मैं खाली अकेला नहीं हूं, इसे उपस्थित करने में मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस के मंत्रियों श्री शंकर राव देव और आचार्य जुगल किशोर, उन्होंने भी ये उपस्थित किया, जिनका भी उद्देश्य यही है कि भाई इस प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे, क्या आप ये सुझा रहे हैं कि ये काम केवल कांग्रेस का ही है? मेरा तो ये विचार था कि यहाँ सभी दलों के सहयोग का ये प्रतिफल है और आप कांग्रेस का अकेले का उल्लेख कर रहे हैं। तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं? परंतु श्रीमान, इससे सभी सहमत होंगे कि इस सभा में कांग्रेस दल का बहुमत है, और यदि वह दल अपनी पुरानी घोषणाओं का समर्थन नहीं कर रहा है, यदि वह अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता है, अपने पुराने प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं करने जा रहा है, तो ये उस दल की ये क्या दशा हो गई है? एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ में संघर्ष करती रही है। कांग्रेस ने यह मांग की थी कि हमें शस्त्र रखने का अधिकार देना चाहिए। जब हमें संविधान बनाने का मौका मिला तो फिर हम इस स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में क्यों नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो ये कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। तो आप अपनी मांग से ही पीछे हट रहे हैं। इसके बाद में वो तर्क दे रहे हैं कि कब कब कौन कौन सी मांग की गई थी, और कांग्रेस के विभिन्न जो मांगे रही, जो प्रस्ताव रहे, उसकी और वो संकेत कर रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? यदि मेरा विवाद शून्य प्रस्ताव भी, अर्थात शस्त्र धारण करने की साधारण स्वतंत्रता भी इस सभा को स्वीकार्य नहीं है, तो मेरे विचार से हमारे देशवासियों पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा, और वे सोचेंगे कि सरकार लोगों को विश्वास नहीं करती और उसके विश्वास पात्र नहीं है और वह उनसे डरती है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस स्वतंत्रता को संविधान का भाग नहीं बनाया तो देश के लोगों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। देश के लोग ये सोच सकते हैं कि सरकार उनके ऊपर विश्वास नहीं करती, सरकार लोगों से डरती है। इस प्रकार की वो बात एचवी कामत साहब कहना चाहते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, आगे जरा देखिएगा, उनकी बात को जरा सुनिएगा। श्रीमान,
सरकार के मंत्रियों के लिए यह कहना उचित ही है कि उनको लोगों की रक्षा करनी है। अपने बंगलों के बाहर संतरियों को तैनात करके वे ये तर्क तो उपस्थित कर ही सकते हैं, परंतु किसी साधारण नागरिक की रक्षा के लिए कोई सशस्त्र संतरी नहीं है। मंत्री अपने घर के बाहर हथियारों के साथ संतरी तो रख लेते हैं, लेकिन साधारण जनता के पास किसी भी प्रकार का संतरी नहीं है और उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा है। तो ऐसी स्थिति में क्या नागरिकों को शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि यह सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं है और इसका लोगों पर विश्वास नहीं है। यदि आपकी सरकार लोकप्रिय सरकार है तो पिछले 100 वर्षों के कलंक को मिटाने के लिए कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपकी सरकार लोकप्रिय सरकार है तो आप इस कलंक को मिटाते क्यों नहीं हो? अंग्रेजों ने हमारे हथियार रखने की स्वतंत्रता छीन ली थी, अब आप भी छीन रहे हो। हमारा संविधान नया बनने जा रहा है, हम इस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करेंगे क्या? ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं तो मैं सभा से अपील करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले और इस प्रकार से पिछले 100 वर्षों से हमारा जो कलंकपूर्ण काल जो रहा है इसके अपमानजनक अध्याय को समाप्त कर दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। उपाध्यक्ष कह रहे हैं क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या संशोधन संख्या 443 का प्रथम भाग उपस्थित किया जाने वाला है? मना कर देते हैं शंकर राव देव। फिर इसके बाद में हसरत मोहानी जी का नाम आता है। वो कह रहे हैं कि जो माननीय सदस्य ने अभी जो संशोधन उपस्थित किया मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इसी बीच में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे क्या ये मैं सुझाव कर सकता हूं कि सामान्य विचार विमर्श अभी आरंभ करने की बजाय हम उसे उस समय तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि सभी संशोधन उपस्थित न हो जाए। हम मौलाना साहब को बोलने का अवसर देने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। क्या वे अपनी जगह पर बैठ जाएंगे? जैसे ही हसरत मोहानी जी बोलते हैं तो सीधा कहता है कि मैं एचवी कामत साहब के द्वारा रखे गए संशोधन का समर्थन करता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं समर्थन करने की बात ही कहां आई, अभी तो खाली संशोधन रखे जा रहे हैं, अभी हम सामान्य वाद विवाद नहीं कर रहे, इसलिए आप अभी बैठ जाइए। ऐसा कहते हैं तो संविधान सभा में थोड़ा सा हंगामा होता है, तो फिर वो जोर से कहते हैं शांति शांति। यदि मौलाना साहब बोलना चाहें तो उन्हें इसका अधिकार है। मौलाना साहब मुझे इसका खेद है कि मैंने आपसे अपनी जगह पर वापस चले जाने को कहा। इस सभा के एक पुराने सदस्यों को इस प्रकार संबोधन करना खेदजनक है, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। इस बीच में मोहम्मद इस्माइल साहब आते हैं। श्रीमान मैं ये उपस्थित करता हूं। अब आप कुछ चीजें समझ पा रहे हैं कि जब कोई अनुच्छेद रखा जाता है तो उसके ऊपर संशोधन आएंगे। पहले संशोधन रखो और संशोधन के पक्ष और विपक्ष में जो भी आपको कहना है वो बोलो, लेकिन जिन लोगों ने संशोधन नहीं रखे अर्थात जो साधारण सदस्य है वो बाद में बोलेंगे, सारे संशोधन रखे जाने के बाद में बोलेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था है। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल साहब आते हैं, वो भी इस अनुच्छेद में कुछ जुड़वाना चाहते हैं। और वो क्या जुड़वाना चाहते हैं जरा देखिएगा, बड़ी गजब की बात जुड़वाना चाहते हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? विकास बताओ भाई, नहीं तो दुर्गा जी बताएगी। बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? यूट्यूब वाला आप बता दो। हाँ बेबी जी ने बताया 44, वीरेंद्र भाई 44, विकास भाई ने लिख दिया 44। और जब मसौदा संविधान जब बन रहा था उस समय इसका उल्लेख कहां पर था? अनुच्छेद 35 में था। याद आया आप लोगों को? उस समय वह अनुच्छेद 35 में था। आप क्या सोचते हैं कि जब अनुच्छेद 35 पे जब चर्चा की गई थी तभी कॉमन सिविल कोड पे चर्चा हुई थी? आज इस्माइल साहब जो संशोधन लेकर आ रहे हैं वो भी कॉमन सिविल कोड से संबंधित है, यूसीसी से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो अभी आपको नजर आ रहा है और मसौदा संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, उस अनुच्छेद 13 में एक संशोधन लेकर आ रहे हैं इस्माइल साहब। और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, बहुत काम की बात है। मैंने तो इसको इवन इंपोर्टेंट भी डाल रखा है और अंडरलाइन भी कर रखा है, जरा देखिएगा क्या है। उस समुदाय अथवा संप्रदाय के पर्सनल लॉ का अनुसरण करने का जिसका कि वह सदस्य है अथवा जिसका सदस्य होने की उसने घोषणा की है। वो कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में एक स्वतंत्रता और लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? कि सभी नागरिक जिनके खुद के पर्सनल लॉ है, उन पर्सनल लॉ का अनुसरण करने की उन्हें स्वतंत्रता होगी। आप हिंदू है तो हिंदुओं से संबंधित जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम है तो मुस्लिम से संबंधित जो पर्सनल लॉ है, ईसाई है, सिख है, जो भी आपके पर्सनल लॉ है उसकी अनुपालना का आपको
स्वतंत्रता होगी, इस प्रकार की स्वतंत्रता भी जोड़ दीजिए। फिर एक स्वतंत्रता और जोड़िए, पर्सनल, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता के सीमित होने पर किसी न्यायालय द्वारा न्याय किए जाने की स्वतंत्रता। यानी जो पर्सनल लॉ के तहत आपको पर्सनल लिबर्टी जो दी गई है, पर्सनल लॉ के तहत पर्सनल लॉ के अनुसरण करने की जो स्वतंत्रता जो दी गई है, अगर उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता जो है, अगर उसका अनुपालना नहीं हो रही है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। इस बात का भी आप यहां पर उल्लेख कर दीजिए, ऐसा मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। इस बीच में सी सुब्रमण्यम साहब बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे आप बताओ? सी सुब्रमण्यम साहब ये बोलेंगे कि साहब, जिस अनुच्छेद को हम नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत स्वीकार कर चुके हैं, कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में बातें जब हुई थी, उस समय हमने ये कहा था कि पर्सनल लॉ जैसी कोई अधिकार नहीं होगा। उस समय जिस बात को हम अस्वीकार कर चुके हैं, उसे अब आप यहां क्यों जुड़वाना चाह रहे हैं? यही सी सुब्रमण्यम कहेंगे, जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। श्रीमान, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। यह सभा निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में इस आशय के एक अनुच्छेद को स्वीकार कर चुकी है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। अब माननीय सदस्य महोदय ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उस समुदाय अथवा संप्रदाय के पर्सनल लॉ का अनुसरण करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसका कि वह सदस्य हो। वो आगे कह रहे हैं, ये उस अनुच्छेद के विरोध में है जो स्वीकार हो चुका है। हम ये निर्णय कर चुके हैं कि जहां तक संभव है पर्सनल लॉ कॉमन सिविल कोड के अधीन होना चाहिए। अब यह संशोधन उस अनुच्छेद के सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसा वो कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ये कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। मोहम्मद साहब, इस्माइल साहब, आप अपना भाषण जारी रखिए। फिर मोहम्मद इस्माइल साहब अपना भाषण जारी करते हैं। वास्तव में जब निदेशक सिद्धांतों पर विचार विमर्श हो रहा था तो मैंने इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा था। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पर्सनल लॉ का यह प्रश्न मूल अधिकारों के अध्याय के अधीन रखा जाना चाहिए, और मैंने यह भी कहा था कि मैं इस संशोधन को उचित समय पर पेश करूंगा। उस समय मैंने यह कहा था। फिर आगे बोल रहे हैं, पर्सनल लॉ लोगों के उस समुदाय अथवा वर्ग के धर्म का अंग है जो उस कानून का अनुसरण करते हैं। यदि कोई बात पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करती है तो वह समुदाय अथवा जनसाधारण जो अपनी साधारण बुद्धि में इस प्रश्न पर विचार करेंगे, इसे धर्म का हस्तक्षेप समझेंगे, ऐसा इस्माइल साहब कह रहे हैं। फिर वो डॉक्टर अंबेडकर की ओर कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने इस सभा में यह भी कहा था कि पर्सनल लॉ के अनुसरण का प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो, जो स्थायी हो। वास्तव में मुसलमानों में भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इस्लाम के पर्सनल लॉ का अनुसरण नहीं करते, परंतु यह दूसरा प्रश्न है। इस प्रकार की बात इस्माइल साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में वो आगे क्या कह रहे हैं, श्रीमान ये उचित नहीं है कि वास्तव में उन लोगों के लिए जो अपने धर्म और अपने इस कानून का अनुसरण करते हैं, ये कानून स्थायी है, क्योंकि जैसा कि समझा जाता है लोगों की अपनी इच्छा अनुसार धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म का खंडन करते हैं, परंतु उन लोगों की बात अलग है। हम अन्य लोगों को अपने धर्म का खंडन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पर्सनल लॉ का संबंध उन्हीं लोगों से है जो उसका अनुसरण करते हैं। इससे सारे संप्रदाय के लिए अथवा जनसाधारण के लिए कोई बंधन नहीं होता है। ये ऐसी बात वो रख रहे हैं। इसके बाद में वो आगे कह रहे हैं, श्रीमान अपने मित्रों के विचारों और भावनाओं का आदर करते हुए अल्पसंख्यकों ने जिनको गोवध करने और गो मांस भक्षण करने का अधिकार है, सभा के सम्मुख जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया। यद्यपि यह प्रश्न ऐसा था जिसका केवल एक विशेष संप्रदाय पर प्रभाव न पड़ता था, परंतु श्रीमान पर्सनल लॉ को मानने का प्रश्न केवल उन विशेष संप्रदाय से संबंध रखता है जो उसका अनुसरण करते हैं। किसी दूसरे संप्रदाय को बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी बीच पंडित ठाकुरदास भार्गव आ जाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, क्या माननीय सदस्य महोदय को ज्ञात है कि पाकिस्तान में गोवध पर नियंत्रण लगा दिया गया? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, क्या माननीय सदस्य अध्यक्ष को संबोधित नहीं करेंगे? अध्यक्ष को संबोधित करते हुए बात करो, आपस में बातचीत ना करो। तो मोहम्मद इस्माइल साहब कह रहे हैं, मैं उन्हें ठीक ठीक सुन नहीं पाया, वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप तो अपना भाषण जारी रखो। फिर ठाकुरदास भार्गव वापस बोलते हैं, क्या माननीय सज्जन से ये पूछ रहा था कि क्या उन्हें पता है क्या कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई मुस्लिम देशों में गोवध पर नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। भारत में भी मुसलमान बादशाहों ने ऐसे नियंत्रण लगाए थे कि गोवध नहीं किया जाएगा।
तब मोहम्मद इस्माइल साहब वापस क्या बोल रहे हैं जरा सुनिएगा। उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की हो या नहीं की हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का संबंध एक विशेष संप्रदाय से है, परंतु चूंकि वह संप्रदाय इस वध को बंद कराना चाहता था, अन्य संप्रदाय जिसे इसे रोकने की आवश्यकता नहीं थी इसके लिए राजी हो गया। इस प्रकार की मोहम्मद इस्माइल साहब बातें कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बड़े गजब गजब के चर्चा आपको देखने को मिल रही है आज। मैंने आपको पहले से ही कह दिया कि आज सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं अनुच्छेदों पर होनी है। कौन सा अनुच्छेद? जिसे आजकल हम अनुच्छेद 19 के रूप में जानते हैं। फिर कई कुछ संशोधन और रखे जाते हैं और इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह एक संशोधन लेकर आ रहे हैं। जरा देखिएगा प्रोफेसर केटी शाह क्या संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 13 में एक शब्दावली जोड़ दीजिए। अनुच्छेद 13 मतलब आज का वर्तमान का अनुच्छेद 19, क्या शब्दावली जोड़ दीजिए? वो कह रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को यथोचित विधि सम्मत कार्य प्रणाली को छोड़कर अन्य प्रकार ना तो अपने प्राण से वंचित और न गिरफ्तार किया जाएगा अथवा हिरासत में रखा जाएगा अथवा कारावास में रखा जाएगा, और न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता के अथवा विधियों से संरक्षण से वंचित किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक आप और जोड़ दीजिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हिरासत में नहीं रखा जाएगा, कारावास में नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार की बात भी जोड़ दीजिए। फिर वो आगे कहते हैं श्रीमान यह संशोधन भी 19 संशोधनों के समान है जिन्हें मैं इस सभा के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं और जिनका उद्देश्य आधुनिक उदार संविधानों के सिद्धांतों की परिभाषा करना तथा उन्हें इस संविधान में समाविष्ट करना है। किंतु ये खेद की बात है हमारे संविधान में उन्हें जानबूझकर स्थान नहीं दिया गया। जब से लोग नागरिक स्वतंत्रता को समझने लगे तब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी समझने लगे और मुख्यतः इसी आधार पर उनके और स्वेच्छाचारी शासकों के बीच संघर्ष होता रहा है। प्रोफेसर केटी शाह अनुच्छेद 19 जो वर्तमान का है उस संदर्भ में कई सारी बातें रख रहे हैं। आप देख सकते हैं और उसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं। फिर संशोधन संख्या 446, 447 और 448 के बारे में कहा जाता है, उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला जा रहा है और वो कह रहा है कि 448 उपस्थित किया जा सकता है क्योंकि 46, 47 और 48, 446, 447, 448 तीनों एक जैसे, इसलिए 448 उपस्थित करो। नाम पुकारा जाता है श्रीमती रेणुका रे, डॉक्टर केसकर, श्री सतीश चंद्र और मोहनलाल गौतम के नाम से, लेकिन किसी ने उपस्थित नहीं किया इसको। फिर आते हैं महबूब अली बेग साहब, उनके नाम से 451 संशोधन है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि वह दूसरे संशोधन समूह के अधीन आ जाता है और उस पर हम लोग बाद में विचार करेंगे, लेकिन महबूब अली बेग साहब कह रहे हैं इसके बदले में मैं मेरा संशोधन संख्या 447 जो है वो उपस्थित कर देता हूं। उसकी जो भाषा है वो जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 13 के खंड 2, अनुच्छेद 13 वर्तमान का अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13(1) वर्तमान का अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6) उन प्रावधानों का उल्लेख करता है जिनके आधार पर स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, 2, 3, 4, 5, 6 उन बातों का उल्लेख करता है जिनके आधार पर उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जाती है। आप लोग जानते हैं देश की एकता, देश की अखंडता, किसी की मानहानि होती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचता है तो हमारी जो स्वतंत्रता है उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब कुछ ऐसे ही मुद्दों पर विचार विमर्श होने जा रहा है। क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय? वो जोड़ना चाह रहे हैं पर कोई नागरिक उक्त अधिकार को प्रयोग में लाने में राज्य की सुरक्षा को संकट में नहीं डालेगा, विभिन्न संप्रदायों के बीच विद्वेष की भावना नहीं फैलाएगा अथवा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि देश की शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। इस प्रकार का प्रस्ताव ला रहे उपाध्यक्ष महोदय। मुझे ये दिखाई देता है कि जिन मूल अधिकारों की खंड 1 के अधीन गणना की गई है और उनका 2 से लगाकर 6 तक के खंडों में खंडन कर दिया गया है, क्योंकि ये मूल अधिकार प्रथम तो वर्तमान कानूनों के अधीन कर दिए गए। यदि पहले जो कानून व्यवहार में रहे, जो कानून मेरे मतानुसार गैर कानूनी है,
जो कानून दमनशील रहे हैं, जो कानून नागरिकों को अपने मानुषिक अधिकारों से वंचित करने के लिए बनाए गए हैं, उनका हमने उल्लेख कर दिया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंग्लैंड का सिस्टम क्या है और भारत का सिस्टम क्या है। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई आप अपना उद्बोधन बंद कीजिए, आपका बहुत समय हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ और बोलने दिया जाए। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मुझे खेद है कि बिना मेरी अनुमति के आपको समय नहीं मिल सकता। मैं यथासंभव आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसको समाप्त कर दें और अपनी जगह पर चले जाएं। मुझे आशा है कि आप मेरी इच्छा का आदर करेंगे। इसका मतलब संविधान सभा में देखिए किस प्रकार से सदस्य विचार व्यक्त करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि समय हमारे पास कम है, इसको लेकर थोड़ी थोड़ी तनातनी दिखाई दे रही है। फिर महबूब अली बेग साहब आगे बोलते हैं, श्रीमान इन्हीं कारणों से 30 अप्रैल सन 1947 को जो मूल अधिकार संबंधी समिति के सभापति सरदार पटेल ने इन मूल अधिकारों को उपस्थित किया था, इस आदरणीय सभा ने इस प्रकार के खंड को निकाल दिया था। फिर वो कह रहे हैं कि इतिहास में जब हमारी इस संदर्भ में जो कमेटी थी उसने क्या कहा उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। वो बोलते ही जा रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय ने फिर घंटी बजाई, तो वो माने नहीं। तो फिर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कहीं और लोग भी बोलने वाले हैं, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी आज्ञा को मान लें। लेकिन इसके बाद में भी महबूब अली बेग साहब बोलते ही जा रहे हैं, श्रीमान मैं कुछ ही क्षण और चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं आपको काफी समय दे चुका हूं, अन्य लोग भी बोलने वाले हैं, मेरा उनके प्रति भी दायित्व है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में एम अनंत श्यामनम आयंगर साहब का नाम पुकारा जाता है। श्रीमान मेरा यह निवेदन है कि संशोधन संख्या 453 जो हम सबके नाम से है रस्मी तौर से उपस्थित किया जाए। कई लोगों के एक साथ में संशोधन आ रहे हैं, एक जैसे संशोधन है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इन सबको क्लब कर दीजिए और मैं ये पेश कर रहा हूं। क्या वो पेश कर रहे हैं जरा देखिएगा। वो पेश कर रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, हट गया क्या, एक पेज कम हो गया, कोई बात नहीं, अपने पास बुक है अभी पढ़ लेते हैं। अनंत श्यामनम आयंगर साहब का संशोधन है और अनंत श्यामनम संशोधन रख रहे हैं, लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम है वो एक पेज खा गई है। एक पेज क्यों खा गई है ये एक अलग विषय है, पर खा गई है फिलहाल ये तो सही विषय है। तो एम अनंत श्यामनम साहब का संशोधन इस प्रकार से है। वो क्या कह रहे हैं, नहीं ये नहीं है, कुछ आगे हैं, अभी और आगे हैं और आगे हैं। टीम ने एक पेज क्यों हटा दिया, यस ये आपके सामने है। ओहो, टेक्निकल टीम ने कुछ नहीं किया, टेक्निकल टीम ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो एकदम सही किया। ये पेज एक्चुअली में संविधान सभा की बहस से ही थोड़ा सा गायब नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, श्रीमान मेरा निवेदन है कि यह संशोधन संख्या 453 जो हम सबके नाम से है रस्मी तौर से उपस्थित किया जाए। मैं एक दूसरे कार्य विवरण पत्र संख्या 4 में देखता हूं कि इस संशोधन पर भी एक संशोधन किया गया है। श्रीमान मैं उस संशोधन को स्वीकार करता हूं। यदि आप कृपा करके उस संशोधन के उपस्थित किए जाने की आज्ञा दें तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। यह आवश्यक नहीं है कि यह संशोधन उपस्थित किया जाए। ये इस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं और उनकी जो बात जो है तो थोड़ी सी यहाँ से हटी हुई है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। खैर किताब में ही नहीं है तो टेक्निकल टीम कहाँ से लाएगी, ये भी एक बड़ी विडंबना है। खैर इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं, श्री मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल जी मुंशी जी का नाम पुकारा जाता है। इसी बीच में एच वी कामत साहब आ जाते हैं। श्रीमान मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है, जब तक ये संशोधन उपस्थित ना किया जाए इस पर कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में यह नहीं समझा जा सकता है कि यह उपस्थित कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या आप ये चाहते हैं कि वे संशोधन को पढ़ दे, मैंने इस और ध्यान नहीं दिया। फिर वो वापस बुलाते हैं, श्री मुंशी जी आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं अतिरिक्त सूची में दिए गए संशोधन संख्या 86 को उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार से है, संशोधन की सूची के संशोधन संख्या 453 के स्थान में निम्न बात रखी जाए। क्या बात रखी जाए, हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। इस अनुच्छेद के खंड 1 के उपखंड क की किसी बात से अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, सील अथवा शिष्टता का खंडन करने वाली अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने वाली या राज्य की उन्मूलन प्रवृत्ति रखने वाली किसी बात संबंधी किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव तथा किसी नई विधि के बनाने में राज्य को अवरोध न होगा। अर्थात कुल मिलाकर बात इस विषय पर की जा रही है कि स्वतंत्रताओं पर रोक किस किस आधार पर लगाई जा सकती है। फिर वो कह रहे हैं
जहां तक इस संशोधन के औचित्य का संदर्भ है, इसमें दो परिवर्तनों का प्रस्ताव है। मूल खंड में सेडिशन, राजद्रोह, राजद्रोह, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। मूल खंड में सेडिशन यानी राजद्रोह शब्द आया है। मूल खंड इस प्रकार से है: अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, राजद्रोह, अथवा वो राजद्रोह शब्द वहां लिखा हुआ है, यानी अगर राजद्रोह होता है तो इस आधार पर भी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। राजद्रोह शब्द को निकालने का अब प्रयास किया गया। इस संशोधन के द्वारा सेडिशन शब्द को निकाल दिया गया। इसके अतिरिक्त इस संशोधन में यह भी प्रयास किया गया है कि राज्य के प्राधिकार अथवा उसके आधार को जर्जर करने वाली किसी बात। इसी बीच नजरुद्दीन जी अहमद साहब बोल जाते हैं, श्रीमान मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। हमारे सामने यह संशोधन नहीं है, सूची 4 में यह संख्या नहीं मिलती है। मेरे विचार से यह संशोधन आज ही घुमाया गया है और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। हमें इस संदर्भ में जो कार्यवाही हो रही है उससे समझने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मेरे विचार से संशोधन के उपस्थित होने तक संशोधनों पर संशोधन उपस्थित किए जा सकते हैं। मेरे विचार से प्रत्येक सदस्य की मेज पर इसे रख दिया गया। एक्चुअली में मुंशी जी जो संशोधन रखना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम यह हो गई कि नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं ये संशोधन तो हमको मिला ही नहीं, तो यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने के लिए हमें थोड़ा समय दीजिए। अभी आप तुरंत क्यों इसको चर्चा में ला रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। के मुंशी जी कह रहे हैं, वास्तव में 458वें और 461वें संशोधन को एक ही संशोधन का रूप दिया गया। श्रीमान इस संशोधन में कोई नई बात नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, अरे मुंशी जी आप बोलिए, दूसरे लोगों की बातों पर क्यों जा रहे हैं, श्री मुंशी आप बोलिए। तो फिर हृदयनाथ कुंजरू जी आ जाते हैं बीच में। अब देखिए क्या होता है। श्रीमान क्या मैं श्री मुंशी से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे अपने संशोधन को एक बार और पढ़ दें? ये संशोधन किस प्रकार किया गया, एक बार थोड़ा पढ़कर और सुनाएंगे क्या? तो के मुंशी जी वापस बोल रहे हैं, वो वापस वही बात कह रहे हैं जिसमें वो राजद्रोह जैसी शब्दावली जो है उसको हटा देते हैं। परिवर्तन वो फिर वापस कह रहे हैं, परिवर्तन ये किया गया है कि सेडिशन यानी राजद्रोह शब्द निकाल दिया गया है, ऐसा मुंशी जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इसके अलावा एक और परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? सील अथवा शिष्टता का खंडन करने वाली कोई बात, यह शब्द रोक रख दिए जाए। आगे वो ये कह रहे हैं। इसके बाद में महावीर त्यागी जी बीच में बोलते हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि मॉरलिटी यानी सील शब्द निकाल दिया गया है? आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 में उन बातों का भी उल्लेख है जिनके आधार पर उन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि इसमें तो पहले तो मॉरलिटी शब्द लिखा हुआ था, तो क्या मैं ये समझ लूं कि मॉरलिटी शब्द भी यहां से हटा दिया गया? तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, जहां तक उसका संबंध है आपको किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। फिर के मुंशी जी बोल रहे हैं, यह सभा मुझे इस प्रकार की कोई बात करने की आज्ञा नहीं देगी। श्रीमान इस संशोधन की विशेषता यह है कि इसमें राजद्रोह शब्द को निकालने का प्रयास किया गया और इसके उसके स्थान में उससे अधिक अच्छी शब्दावली अर्थात राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने वाली अथवा राज्य के उन्मूलन प्रवृत्ति वाली शब्द रखा गया है। राजद्रोह शब्द हटा दिया है और उससे अच्छी शब्दावली हमने यहां रखी है। उद्देश्य यह है कि देशद्रोह शब्द निकाल दिया जाए क्योंकि इसका आशय संदेहात्मक है और इसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है और इसके स्थान में ऐसे शब्द रखे जाए जो स्पष्ट रूप से राज्य के विरुद्ध किसी अपराध को व्यक्त करते हैं। आप दोस्तों जानते हैं सेडिशन शब्द आज भी काफी चर्चा में, काफी कंट्रोवर्सी में रहता है। सेडिशन शब्द का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। कई बार सरकारें विपक्ष के लोगों के खिलाफ में भी इसका उपयोग कर लेती है। के मुंशी जी यही कहना चाह रहे हैं कि राजद्रोह जो शब्द है वो संशयात्मक है, संदेशात्मक है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इस शब्द को यहां से हटा दिया जाए। मेरा आपसे प्रश्न है, जरा बताओ भाई, विकास भाई, आशा कुमारी जी, प्राची, कल्पना जी, संजू जी, अरविंद जी, नरपत जी, रमेश जी, वीरेंद्र जी, संगीता जी, राहुल जी, विराट जी, गजेंद्र जी, बेबी जी, सब आपसे मेरा निवेदन है, आप बताओ आज के दिन अनुच्छेद 19 में सेडिशन शब्द यानी राजद्रोह शब्द लिखा हुआ है या नहीं? यूट्यूब वाला आप भी बताओ, अनुच्छेद 19 में उन आधारों का उल्लेख है जिनके आधार पर स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जाती है, उल्लेख है कि नहीं है? विकास भाई कह रहे हैं नहीं, संजू कह रही है नहीं, नरपत जी कह रहे हैं नहीं, आशा जी कह रहे हैं नहीं, हरमन भाई कह रहे हैं नहीं, विराट भाई कह रहे हैं नहीं। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 19 में यह शब्द लिखा हुआ नहीं है। इनिशियल स्टेज में यह शब्द लिखा हुआ था, मसौदा संविधान में यह शब्द लिखा हुआ था। के मुंशी जी ने संशोधन रखा कि यह शब्द हटा दिया जाए क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है।
फिर वो कह रहे हैं कि मैं ये बता रहा था कि राजद्रोह शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ और ये इस सभा के सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि संसार के सभी न्यायालयों के लिए भी संदेह का कारण रहा है। इसकी परिभाषा बहुत साधारण है। इसके बाद में वो राजद्रोह शब्द क्या है इसके बारे में वो बात करते हैं। फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए, इनको फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। एक्चुअली में आप जानते हैं दोस्तों कि राजद्रोह शब्द का बड़ा जबरदस्त मिसयूज होता है और अक्सर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इसको आधार बना लिया जाता है। के एम मुंशी जी भी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा कैसे इशारा कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। राज जी, रॉकी भाई, सतपाल जी, सबसे मेरा निवेदन है कि जरा देख लीजिए संविधान सभा में राजद्रोह शब्द को लेकर क्या चर्चा हुई। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। हमारी दंड संहिता की कुख्यात धारा 124A, हमारी दंड संहिता की कुख्यात धारा 124A आज भी जिंदा है। 124A आज भी जिंदा है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं के मुंशी जी। हमारी दंड संहिता की कुख्यात धारा 124A किसी समय इतने अधिक व्यापक ढंग से प्रयोग में लाई जाती थी कि मुझे स्मरण है कि एक मामले में एक जिलाधीश की आलोचना पर भी वह लागू कर दी गई। एक कलेक्टर की आलोचना की तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तब से लोकमत बहुत कुछ बदल गया है और चूंकि अब हमारा शासन लोकतंत्रात्मक है, हमें शासन की आलोचना का स्वागत करना चाहिए और उसमें तथा इस प्रकार की उत्तेजना फैलाने में हमें विभेद करना चाहिए जिससे कि सुरक्षा और सुव्यवस्था जिस पर सभ्य जीवन आधारित रहता है संकट में पड़ जाए और राज्य का ही उन्मूलन हो जाए। इसलिए यह शब्द राजद्रोह निकाल देना चाहिए। वास्तव में जनतंत्र का प्राण सरकार की आलोचना है। के एम मुंशी जी ने 1 दिसंबर 1948 को अपना प्रस्ताव रखते हुए, अपना संशोधन रखते हुए, राजद्रोह शब्द हटाने का संशोधन रखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र की जान सरकार की आलोचना करना है। वास्तव में लोकतंत्र का प्राण ही सरकार की आलोचना है। दलबंदी से शासन व्यवस्था में उलटफेर करने के संदर्भ में अवश्य ही मत प्रकाश होता है, परंतु वह जनतंत्र की आधारशिला है और इसलिए विभिन्न शासन प्रणालियों के संदर्भ में मत प्रकाश का स्वागत किया जाना चाहिए। आलोचना करता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ऐसा के एम मुंशी जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में एच वी कामत साहब आ रहे हैं। स्पष्टीकरण के उद्देश्य से क्या मैं अपने विद्वान मित्र श्री मुंशी से पूछ सकता हूं कि एनी अदर मैटर, किसी अन्य विषय वाक्यांश में अदर शब्द निकाल देने से इस संशोधन के अर्थ के संदर्भ में क्या कुछ संदेह अथवा कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी? इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं एच वी कामत साहब। वो कह रहे हैं कि अदर शब्द हटाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर एच वी कामत साहब क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद के मसौदे में अदर शब्द का संकेत अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, राजद्रोह इन सभी की ओर है। के मुंशी जी कह रहे हैं मैं माननीय मित्र से सहमत नहीं हूं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या आप 449वां संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं? तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं हां मैं उपस्थित करना चाहता हूं। आप देखिएगा क्या चर्चा हो रही है संविधान सभा में और राजद्रोह शब्द को लेकर बड़ी जबरदस्त चर्चा मिलने लगी। 1 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में राजद्रोह शब्द को लेकर जबरदस्त बहस हुई और दुनिया के अलग अलग देशों में इस संदर्भ में क्या व्यवस्था है उस पर भी चर्चा की गई और ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि राजद्रोह शब्द ऐसा शब्द है जो कभी न कभी हर 2 से 4 महीने में हमारे बीच में आता रहता है। इस बीच में महबूब अली बेग साहब अपनी बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था स्थापित होगी वह संसदात्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। किसी राजनीतिक दल और उसके अधिशासी वर्ग अथवा उसकी सरकार के द्वारा शासन होगा। इस संसदात्मक जनतंत्र में एक दल शासन में हम समझ सकते हैं कि लोगों को किस सीमा तक मूल अधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रकार से महबूब अली बेग साहब अपनी बात को रख रहे हैं। फिर ठाकुरदास भार्गव भी आ रहे हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, किस प्रकार के प्रतिबंध इन स्वतंत्रताओं पर लगाए जा सकते हैं, उस विषय पर चर्चा की जा रही है। आप देख सकते हैं गजब की चर्चा है। फिर उपाध्यक्ष महोदय रोकते हैं ठाकुरदास भार्गव जी को कि आप ऐसी किसी बात पर कैसे विचार कर सकते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने उपस्थिति नहीं किया है। तो फिर ठाकुरदास भार्गव बोलते हैं
पहले तो इस सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि सभी संशोधन चाहे वे रस्मी तौर पर उपस्थित ना किए गए हो, उपस्थित किए हुए समझे जाएंगे। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन उपस्थित करने के बाद यदि आप मुझे एक बार और बोलने का मौका देंगे तो मुझे संतोष हो जाएगा। केवल समय की बचत के लिए मैंने ये प्रणाली अपनाई है और मैंने इसके लिए आपकी अनुमति ली थी, यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं थी। उपाध्यक्ष कह रहा है अच्छा ठीक है, फिर तो बोलो आप। फिर ठाकुरदास भार्गव अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। इस बीच में उपाध्यक्ष महोदय ठाकुरदास भार्गव को वापस रोकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि डॉक्टर अंबेडकर अपना संशोधन उपस्थित कर देंगे तो आपका संशोधन अनावश्यक हो जाएगा। तो फिर ठाकुरदास भार्गव वापस बोलते हैं मेरा संशोधन फिर भी आवश्यक होगा क्योंकि उसका संबंध अन्य विषय से भी है। फिर उपाध्यक्ष बोल रहे हैं मैं इस विषय पर आपसे बहस करना नहीं चाहता। फिर ठाकुरदास भार्गव वापस बोलते हैं इस संविधान में कई उपखंड ऐसे हैं जिनमें वर्तमान कानूनों को जहां तक हो सके बनाए रखने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास सबसे पहले अनुच्छेद 8 में किया गया। वो पुरानी बात को रिपीट करते हुए बात कह रहे हैं अपनी। फिर वो जब आगे बात कह रहे होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई आप जिन विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय अभी से संबंधित नहीं है, जिस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है उसके साथ कोई इसका संबंध नहीं है। लेकिन ठाकुरदास भार्गव अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब बीच में बोलते हैं और जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब और ठाकुरदास भार्गव के बीच में तर्क वितर्क होगा, थोड़ी सी गर्मी आएगी संविधान सभा में। जरा देख लीजिएगा क्या आ रही है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कह रहे हैं क्या मेरे माननीय मित्र को इसकी छूट है कि वे खंडों पर सामान्य रूप से बोले? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं उनका ध्यान इसी और आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर वापस बोल रहे हैं मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि ये इस सभा की कार्यप्रणाली के नियम के विरुद्ध है। कोई सदस्य किसी संशोधन पर बोले तो उन्हें अपने को उसी संशोधन तक सीमित रखना चाहिए। इस अवसर से लाभ उठाकर उन्हें दूसरे विषय पर नहीं बोलना चाहिए। तो ठाकुरदास भार्गव क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं, परंतु जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं और अपने को व्यक्त करते हैं वह बहुत ही आपत्तिजनक है। वे खड़े होकर क्यों धमकी देकर या बढ़ चढ़कर बोलते हैं, देख लीजिएगा। फिर उपाध्यक्ष महोदय क्या करें, यह दिखाई देता है कि हर कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो गया है सिवाय मेरे। गर्मी है कि नहीं संविधान सभा में। फिर हंसने लग जाते हैं। मैंने अभी श्री भार्गव को चेतावनी दी थी और जब डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए तो मैं उन्हें भी आगे करना चाह रहा था, मैं उन्हें भी रोकने जा रहा था। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी भावना में बह गए। मैं समझ नहीं पाता कि इतनी उत्तेजना उत्पन्न क्यों हो रही है। फिर वो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कह रहे हैं वे कई दिनों से लगातार अत्यधिक काम करते रहे हैं। मैं उनकी स्थिति को समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि सभा इस मामले को यहीं पर समाप्त कर देगी। देखा संविधान सभा में भी गर्मा गर्मी। मुझे आशा है श्री भार्गव अब स्थिति को समझ गए होंगे, ऐसी वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं मैं केवल संशोधन पर ही बोलूंगा, परंतु जिस समय कोई सदस्य किसी संशोधन पर बोल रहा है उस समय सदस्यों को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि क्या प्रासंगिक है और क्या अप्रासंगिक है। वो कह रहे डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी सदस्य ही तो है, सदस्य कैसे निर्णय करेंगे कि क्या प्रासंगिक है और क्या अप्रासंगिक है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं यही कहने जा रहा था परंतु बीच में विघ्न डाल दिया। अब ठाकुरदास भार्गव आगे बोल रहे हैं श्रीमान मैं फिर यह कहूंगा कि जब तक ये आपत्तिजनक शब्द ना निकाले जाएंगे और जब तक वर्तमान कानून को बिना उसकी किसी न्यायालय में जांच कराए हुए जारी रखा जाएगा तब तक देश की स्थिति में बहुत ही असंतोषजनक स्थिति रहेगी। इस प्रकार से संविधान सभा में देख लीजिए किस प्रकार से बहस आगे बढ़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय उनको संकेत कर रहे हैं कि अब आपको भाषण अपना समाप्त करना चाहिए, लेकिन ठाकुरदास भार्गव लगातार बोलते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैं सभा का समय बहुत कीमती है, मैं उसको नष्ट नहीं कर रहा हूं और सभा का समय नष्ट करना पाप है, ऐसा वो बोल रहे हैं। मैं यथासंभव संयम से बोल रहा हूं। आपने जो सलाह दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। यदि आप पसंद ना करें तो मैं वर्तमान स्थिति की ओर भी संकेत नहीं करूंगा। फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अभी हाल ही में एक दीक्षांत समारोह में भी ये कहा था कि भाई स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो आप ये इस प्रकार की शब्दावली न्यायोचित उचित निर्बंधन जैसी शब्दावली क्यों जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब बोलते हैं श्रीमान मैं उपस्थित करता हूं कि संशोधन संख्या 454
के संदर्भ में 454 की वो जैसी बात करते हैं तो एचवी कामत साहब आते हैं, श्रीमान मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है, क्या 454वां संशोधन उपस्थित किया जा चुका है? तो उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की ओर देखते हुए कहते हैं आप बोलिए, कोई सदस्य क्या बोल रहा है उसकी तरफ आपको झुकने की जरूरत नहीं है, आप तो बोलते जाइए। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एक संशोधन रख रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी संशोधन रख सकते हैं। फिर रऊफ साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संशोधन को संशोधन नहीं कहा जा सकता, तो उपाध्यक्ष महोदय इसको क्लियर करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर मूल खंडों को तो रखना चाहते हैं पर उनमें कुछ बातें जोड़ना चाहते हैं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं इससे तो मूल संशोधन ही शून्य हो जाएगा। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने दीजिए। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपने वक्तव्यों को देते हैं और कौन सी बात जोड़नी है, कौन सी बात नहीं जोड़नी है और क्यों जोड़नी है उसके बारे में वो संशोधन रख रहे हैं। एक्चुअली में बात क्या चल रही है पता है, देश की आज़ादी से पहले के जो कानून हैं वो कानून आगे जारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसको लेकर बहस चल रही है। और ठाकुरदास भार्गव और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में यहाँ इन्हीं विषयों को लेकर थोड़ी सी तनातनी है। लागू रहने चाहिए तो क्यों रहना चाहिए, लागू नहीं रहना चाहिए तो क्यों नहीं रहना चाहिए, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने मसौदा समिति की बड़ी आलोचना की और उसे इसके लिए दोषी ठहराया कि वह वर्तमान कानूनों की रक्षा करने में बहुत आगे बढ़ गई। डॉक्टर अंबेडकर साहब और उनकी अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने अनेक कानून जो कि अंग्रेजों के समय के थे उनको कंटिन्यू करने की बात कही। अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 पढ़ रखा है वर्तमान का, और अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द की अगर परिभाषा देखी है तो विधि शब्द की परिभाषा में इनेक्टेड लॉ भी आते हैं, प्रवर्त विधि, अर्थात जो वर्तमान में कानून लागू है, अर्थात जब संविधान लागू हुआ उस समय की कानून की बात की जा रही है। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आया कि वे मसौदा समिति से क्या चाहते हैं। क्या वे ये चाहते हैं कि हम सीधे सीधे ये कह दें कि जिस दिन से संविधान अस्तित्व में आएगा उस दिन सभी वर्तमान के कानून समाप्त हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि ठाकुरदास भार्गव ने मसौदा समिति की बड़ी आलोचना की। ठाकुरदास भार्गव ने जो वर्तमान के जो कानून है उसको लागू ना करने के बारे में कहा। तो डॉक्टर अंबेडकर उनसे प्रश्न पूछ रहे कि क्या ठाकुरदास भार्गव ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन से यह संविधान अस्तित्व में आएगा उस दिन जितने भी ये जो वर्तमान के कानून समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कहना चाहते हो क्या? तो ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल यही नहीं चाहता मैं। तो डॉक्टर अंबेडकर वापस बोल रहे हैं हमने ये कहा है कि जहां तक वर्तमान कानून संविधान के प्रावधानों से असंगत होंगे उनका खंडन हो जाएगा। अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) और 13(2) पढ़ रखा है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। निसंदेह इस देश का शासन इस पर निर्भर है कि इस समय प्रवर्त कानून बने रहे। यदि वर्तमान कानूनों का पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए तो सारा शासन ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि चर्चा किस तरह से आगे बढ़ रही है। संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के एक एक करके प्रस्ताव जो रखे जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा बढ़ रही है। और कुल मिलाकर आज चर्चा का विषय है अनुच्छेद 13, जो वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 के नाम से जाना जाता है। आप ऐसा जानते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं सरदार हुकुम सिंह जी। सरदार हुकुम सिंह जी संविधान सभा के एक सदस्य, और आप जानते हैं हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहने का भी इनको मौका मिला, और आप ये भी जानते हैं कि ये हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। वो भी एग्जिस्टिंग लॉ यानी वर्तमान कानून शब्दों के बाद में कुछ और शब्द जुड़वाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके बाद में ये शब्द जोड़ दो जो अनुच्छेद 8 के प्रावधानों की विरोध में नहीं हो। अनुच्छेद 8 में जो लिखा हुआ उसके विरोध में नहीं हो, ऐसे कानून भले ही लागू रहे, हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विकास भाई कह रहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, नहीं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात चल रही है। विकास भाई, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात चल रही है, संविधान लागू होने से पहले के कानून, उसकी बात चल रही है। माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी शंकाओं को ठीक ही समझा है। हमारी ये धारणा है कि जो संशोधन उपस्थित किए गए उनमें से अधिकांश का उद्देश्य यही है। निसंदेह हमें यह शंका है कि यदि इन अनुच्छेदों को अर्थात अनुच्छेद 8 और 13 को अलग अलग रखा जाए
तो इनके विभिन्न अर्थ लगाए जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर जोर दिया कि यदि संविधान के कोई विशेष अनुच्छेदों के बारे में किसी न्यायालय को किसी विषय के संदर्भ में यह अर्थ लगाना है तो तत्व संबंधी सभी अनुच्छेदों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार से सरदार हुकुम सिंह जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। देखिए कितना गजब का चर्चा चल रही है जिसमें ये सब बातें आ रही है, और या फिर वापस एक और छिड़ जाएगा कि राज्य शब्द के परिभाषा में क्या आता है। और इवन आप लोग ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद अगर 19 अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रता आज उल्लेखित है। अनुच्छेद 19(2), 3, 4, 5 और 6 में उन स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है, उन आधारों का उल्लेख है। और अगर आपने अनुच्छेद 19, 5 और 6 पढ़े हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारी जो कुछ स्वतंत्रता, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, रहने या बसने की जो स्वतंत्रता है, उन पर एक आधार गजब का लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ अनुसूचित जनजातियां। मैं आपको अभी मेरे पास है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आज लाया नहीं, वरना वो बता सकता था। अनुच्छेद 19, 5 और 6 में इन बातों का उल्लेख है कि कहीं पर रहने या घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है उन पर रोक इस आधार पर भी लगाई जा सकती है कि इससे कहीं हमारे अनुसूचित जनजातियों के हित तो प्रभावित नहीं हो रहे, ऐसा कुछ भाषा लिखी हुई है। तो ऐसे ही इसी की ओर इशारा कर रहे हैं वो, आप ये देख सकते हैं इस प्रकार की भाषा। और इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब भी एक कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि द ऑक्यूपेशन ऑफ बेगार प्रथा के संदर्भ में वो चाहते हैं कि इसके बारे में भी कुछ प्रावधान अनुच्छेद 13 में कर दिया जाए। अनुच्छेद 13 मतलब अनुच्छेद 19 आज का। वो कह रहे हैं जनाब वाला, मैंने ये संशोधन इसलिए पेश किया है कि अगर हाउस इस संशोधन के साथ इत्तेफाक करे तो यकीनन इसका नतीजा ये होगा कि हमारे मुल्क के अंदर लेबर की जो डिफ़िकल्टीज है वह एक हद तक बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। हमारे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो वाकई में बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की वो बात रख रहे हैं। और इसके बाद में वो अपनी बात को समाप्त करते हैं। जैसे ही समाप्त करते हैं तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय ये घोषणा करते हैं कि अब ये परिषद बृहस्पतिवार 2 दिसंबर सन 1948 के प्रातः 9:30 बजे के लिए स्थगित हो गई। आज संविधान सभा की बैठक वैसे 9:30 बजे ही स्टार्ट हुई, 1:30 बजे तक चली। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो आपको आज जो दिखाई दे रहा है, उस अनुच्छेद 19 का रूप उस समय 13 था और उस पर बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई। विराट भाई ने कहा कि अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है साधारण जनता के लिए, बिल्कुल अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण के संदर्भ में बात कह रखी है। तो इस प्रकार की बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि जिस तरह से राजद्रोह शब्द आज चर्चा में है उसको समझने के लिए, जिस तरह से आज भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर कभी कभी रोक लगाई जाती है, आप देखते हैं कि कई बार कोई सांप्रदायिक दंगा वगैरह हो जाता है तो सबसे पहले इंटरनेट पर रोक लगाई जाती है। और मामले जब कोर्ट में जाए जाते हैं, जब इंटरनेट पर जब रोक लगती है और मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जिसका सहारा लेता है वो है संविधान सभा की बहस। और संविधान सभा की बहस खासकर 1 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस बहस का सहारा लेता है। आज हमने बहुत डिटेल में इन सारी बातों को जाना। कल वापस मिलेंगे, उसके आगे आने वाले अनुच्छेदों पर चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है आपको ये चर्चा काफ़ी पसंद आई होगी और आगे भी आप इसी तरह का सहयोग अपना इस चर्चा के साथ लगाए रखेंगे। ये अलग प्रकार की चर्चा है, ये पहली बार है भारत में, ऐसा कई बार इस मंच से कहा गया। तो कल सुबह 7:30 बजे वापस मिलेंगे 2 दिसंबर 1948 को जो कुछ हुआ उस विषय पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।